everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4. Unit 4 is Addiction Anxiety Counseling. Unit 4 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Any psychology student can watch this video. However, since I'm covering all the topics which are being taught in psychology subject, so maybe this video is helpful to all. All the video links which are related to this unit, you will get their link in the description section, so kindly check the description section. Let us start with today's topic. जैसे कि आपको पता है कि हम इस यूनिट में आज एडिक्शन और एग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा डुअल डायग्नोसिस भी कुछ होता है. ये क्या है, इसको जानने के लिए आज हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. पहली बात, जो एडिक्शन और एंजाइटी होता है ये दोनों हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं. यानी जिसको एंजाइटी है उसको एडिक्शन हो जाता है और जिसको एडिक्शन है उसको एंजाइटी होती है. तो ये दोनों साथ साथ मिलेंगे हमेशा. मेन रीजन इसका क्या है? जो डिप्रेशन होता है ये मेन रीजन माना गया है कि कोई भी एडिक्ट जो आपको मिलेगा, चाहे वो ड्रग एडिक्ट है, चाहे अल्कोहल से एडिक्शन है उसको, वो पर्सन जो होगा उसको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली होती ही है. और धीरे धीरे उसी वजह से इनका जो एडिक्शन है वो बढ़ता जाता है. डुअल डायग्नोसिस हम तब बोलते हैं जब एडिक्शन और एंजाइटी दोनों साथ में मिलते हैं. ऐसा पर्सन जिसको एडिक्शन है साथ में साइकियाट्रिक इलनेस है. साइकियाट्रिक इलनेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी आ सकती है. तो जब एंजाइटी भी है और एडिक्शन भी है तो हम इस चीज़ को बोल देते हैं डुअल डायग्नोसिस. अगेन, जो डिप्रेशन और साइकियाट्रिक इलनेसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन की रिस्क को बढ़ाते जाते हैं. जिस इंसान को ये इस तरह के इश्यूज हैं उसकी एडिक्शन की रिस्क बढ़ जाती है. स्टडीज ऐसा कहती है कि साइकियाट्रिक इलनेस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें से 29% ऐसे पाए गए हैं जिनको अल्कोहल या ड्रग एब्यूज की हैबिट होती है. 37% लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल का एब्यूज करते हैं और 53% लोग ऐसे हैं जो ड्रग एब्यूजर होते हैं. स्पेशली ये कौन सी किन लोगों में ये है जिनको मेंटल इलनेस है, सीरियस मेंटल इलनेस के पेशेंट जो होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिला है, ये डाटा कहता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. हमने एंजाइटी बहुत सुना है लोगों से, हर दूसरा इंसान बोल देता है मुझे एंजाइटी है. तो एंजाइटी है क्या? एंजाइटी ये ऐसी चीज है, ऐसी कंडीशन है जो साइकोलॉजिकल तो होती है, साथ में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी कैरी करती है. तो किसी इंसान में जब साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों पाए जाते हैं तो उसको हम एंजाइटी का नाम दे देते हैं. अब मैं इन दोनों को बता दूं. साइकोलॉजिकल होता है जब जो सोच दिमाग से रिलेटेड है. फिजियोलॉजिकल है जो बॉडी से रिलेटेड है, यानी शरीर के फंक्शनिंग में कुछ बदलाव आ जाए तो वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स माने जाते हैं. और क्योंकि ये एंजाइटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है. जब एंजाइटी होती है हमेशा वो परसिस्टेंटली चिंता में रहता है. उस ऑब्सेशंस होते हैं उसको तरह तरह के, किसी चीज़ को लेकर बार बार करने की इच्छा होती है. और सोशल सिचुएशन को लेकर उसको डर पैदा हो गया होता है एंजाइटी के टाइम पे, ऐसा भी होता है. उसको फोबिया भी हो सकता है और पैनिक अटैक भी आते हैं जिनको एंजाइटी होती है. सो ये सारी चीज़ें एक में नहीं होंगी, लेकिन किसी में फोबिया होगा, किसी में पैनिक अटैक होगा, किसी में सोशल सिचुएशन में फियर होगा कि इस सिचुएशन में मुझे नहीं जाना, बार बार डरेगा, फेस नहीं करना चाहेगा. सो जो जिन लोगों को एंजाइटी होती है वो हमेशा अनप्लीसेंट फीलिंग उनमें रहती है. कभी वो हैप्पी जैसा नहीं महसूस करते, वो एंजाइटी के टाइम पे बहुत अनप्लीसेंट फील करते हैं, जिसमें उनको अनईजीनेस फील होता है, हमेशा नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, बहुत डरे डरे से दिखेंगे, चिंता करते हुए दिखाई देंगे. तो कॉमन फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो एंजाइटी का है, जो जिसको मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज देखने के लिए मिलती है वो है पैनिक अटैक. तो पैनिक अटैक इज अ काइंड ऑफ एंजाइटी.
अब पैनिक अटैक में क्या होता है, जब भी किसी को पैनिक अटैक आता है तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, बहुत पसीना आने लगेगा, वो इंसान कांपने लगेगा, और उसकी जो ब्रेथ है वो शॉर्ट होने लगेगी, सांसें थोड़ा शॉर्टनेस आपको दिखाई देगी कि वो ढंग से सांस नहीं ले पाएगा। इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। Now we are going to see what are the symptoms of anxiety disorder. Anxiety disorder के क्या क्या symptoms है, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी को anxiety disorder हुआ है। अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, एटलीस्ट 5 से 7 तो होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है। पहला है फीलिंग ऑफ नर्वसनेस एंड फियर, डर लगेगा या नर्वस फील करेगा, बहुत ज्यादा इरेशनल चिंता होगी उसकी, बहुत ज्यादा ही चिंता करेगा, पैनिक अटैक्स आने लगेंगे उसको, और हमेशा वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन या प्लेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अवॉइड करने की बार बार कोशिश करेगा। पैरानॉइड थिंकिंग होगी, मतलब सब पे शक करेगा, सबके बिहेवियर्स पे उंगली उठाएगा, सब पे डाउट करेगा। इंट्रूसिव और निगेटिव थॉट्स आएंगे उसके, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर निगेटिव सोचेगा। नौशिया जैसा फील होगा, मतलब वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आएगी, डिजीनेस, जी मचलाने लगेगा। डिप्रेशन, एंगर, लोनलीनेस, डिस्पेयर, इस तरह की फीलिंग आएगी उसको। अकेले रहने, अकेलापन सा महसूस होगा उसको। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के साथ उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसको स्ट्रेस होगा, डरेगा, वो एंग्शियस फील करेगा, उसके कम्युनिकेशन इशू भी होंगे लोगों के साथ, ढंग से किसी से बातचीत नहीं करेगा। उसके जो लाइफ में उन लोगों को भी ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है जिसको, जैसे जिनके साथ डिवोर्स हुआ हो या किसी का सेपरेशन हुआ हो या कैरियर चेंज हुआ हो, या फिर जॉब लॉस हो गया हो या कोई बहुत बड़ी इलनेस हो, उनको भी एंजाइटी इश्यूज होते हैं। जो भी उन लोगों को भी एंजाइटी होती है जिनको मेजर डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मेंटल इलनेस है, उनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगेन जो लोग एडिक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या सब्सटेंस एब्यूज करते हैं, उनको भी एंजाइटी होती है। किसी का कोई लव्ड वन एक्सपायर हो गया हो, ग्रीफ की सिचुएशन है, तभी भी उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। केयर गिवर जो होगा, केयर गिवर का स्ट्रेस भी हो सकता है। कोई ऐसा ट्रॉमा है जो कभी ठीक ही नहीं हुआ, उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है। कुछ और भी फेथ को लेकर भी कोई अगर इश्यूज हो रहे हो तो भी एंजाइटी होती है। नाउ अब हम जानेंगे कि अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन क्या होता है, क्या इसमें कैसे हो जाता है, और क्यों करते हैं लोग। ये काफी हजारों सालों से, वैसे देखा जाए तो राजा महाराजाओं के टाइम पे भी ये होता था कि माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस लोग यूज करते थे। जो शराब जो हुआ करती थी, बहुत कॉमन चीज होती थी। इससे इंसान का परसेप्शन बदल जाता है, इंसान अपने दिमाग से खेलना शुरू कर देता है, जो माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस होती हैं, जिसे हम आज की डेट में ड्रग्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस को ओकेशनली लेते हैं और कभी भी उनकी किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है हमेशा। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको मुश्किल होता है ड्रग्स को मॉडरेट वे में लेने में। उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो ड्रग्स या अल्कोहल को एक्सेसिव ना ले, वो एक्सेसिव ले ही लेते हैं और धीरे धीरे एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ड्रग एडिक्शन जो होता है वो उन लोगों में खास तौर से देखने के लिए मिलता है जो एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, या फिर अपनी प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पाते, उनको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ड्रग्स आज की डेट में ज्यादातर लोग जो लेते हैं, अगर आप देखें तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों में भी ड्रग्स बहुत कॉमन हो गया है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो सकती है, और इस वजह से लोग ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। अब हमारा काउंसलर्स का या फिर टीचर का रोल क्या है ये भी हम देख लें। हमें ये तो पता है कि क्या किन किन रीजन से होता है और आगे और भी रीजन हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहला टीचर और काउंसलर का रोल क्या है वो हम देख लें। हमारा रोल है कि हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करें इनके बारे में, हम उनको ये बताएं कि समझदारी किस में है, उनको इन ड्रग अब्यूज के क्या क्या नुकसान है ये सब हम बताएं, और कितना खतरा हो सकता है इससे ये भी हमें ही बताना होगा।
एडिक्शन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यंग एडल्टहुड और एडोलेसेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ऐसा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहता है, एपीए जिसे कहते हैं, इनका ये मानना है। और जो ड्रग का यूज़ है आज के यूथ बहुत रीजन से करते हैं, जैसे कि एंजाइटी की वजह से करते हैं, या नेचुरली उनको क्यूरियोसिटी होती है कि जरा टेस्ट करके देखे कैसा फील होता है, इस तरह से। या जो वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, दूसरे देशों के लोगों से प्रभावित होने वाली बात तभी भी लेते हैं, या पीयर प्रेशर हो जाता है जब उनके कलीग्स होते हैं उनको पुश करते हैं, अरे ले ले, थोड़ा सा लेने में क्या जाएगा बहुत, तो मजबूर होकर इंसान लेना लगता है। या फिर खुद की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी इंसान कभी कभी ले लेता है, खुद को जानने के लिए, कभी कभी एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से ले लेता है। कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं कि हमारे जीन्स में ऐसा होता है कि जिसके जीन्स में ये फैक्टर होगा तो वो जल्दी ले लेगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं लेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप कोप अप नहीं कर पा रहे तो आप ले लेते हैं। बहुत सारे यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जॉब्स की कमी आ गई है, इस वजह से भी लोगों में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और ड्रग एडिक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और ये एक ऐसी चीज बन गया है कि किसी तरह से अपने लाइफ की हेल्पलेसनेस से भागने का एक तरीका बन गया है ड्रग्स लेना। अपनी फीलिंग्स में जो खालीपन सा लगता है उनको, उससे बचने का एक तरीका बन गया है। अब हम जानेंगे कि क्या मीनिंग है सब्सटेंस एब्यूज का। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब होता है, देखिए जहाँ पे भी आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये वो टॉपिक है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी चांसेस है, तो इसीलिए ये टॉपिक्स थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा। सब्सटेंस एब्यूज के ऊपर हम आ रहे हैं। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ड्रग के ऊपर, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए आपको वही केमिकल या वही ड्रग चाहिए है, और आपको ये लगता है कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी असर पड़ने लगा है, आपकी जो नॉर्मल हेल्थ या आपका वेलफेयर है उसके ऊपर भी असर पड़ने लगा है इस चीज़ का, आप ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं, तो आप सब्सटेंस एब्यूज़ के शिकार हो चुके हैं। जो डिसऑर्डर है इसकी अगर हम कैरेक्टराइज करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोग बहुत कंटिन्यूसली मेडिकेशन को यूज़ करते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं जो नॉन मेडिकली इंडिकेटेड है, और जो जब इंसान अपनी सोशल या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पास नहीं होता है या वो फेल हो जाता है उन जिम्मेदारियों से, अपने काम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता, फैमिली रिलेशनशिप से ठीक नहीं चल रही होती, तो इंसान ड्रग्स लेने लग जाता है ये सोच के कि उसको कोप अप करना है इन चीज़ों से कैसे भी करके। नाउ ड्रग्स भी दो तरह के होते हैं कॉमनली, जो काउंसलर को अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी चाहिए ड्रग्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रैंकुलाइजर्स और दूसरे होते हैं सीडेटिव्स। जो काउंसलर है अपने दिमाग में ये चीज़ ढंग से बिठाएं कि इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। जो लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो इंसान एडिक्टिव डिसऑर्डर का शिकार होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमें उसकी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी पे खास ध्यान रखना है। जो मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस हैं वो है साइको एक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली मेंटल फंक्शनिंग पे असर करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए साइको एक्टिव ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन, बार्बिचुरेट, माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, एम्फेटामिन्स, हीरोइन एंड marijuana। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली मेंटल फंक्शनिंग पे असर डालते हैं। नाउ एडिक्टिव बिहेवियर, अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एडिक्टिव बिहेवियर क्या है, हम किसको एडिक्टिव बिहेवियर कहेंगे? तो पैथोलॉजिकल जब जरूरत पड़ जाती है किसी सब्सटेंस की तो एडिक्शन होना शुरू हो जाता है। काउंसलर को स्पेशली डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन देखनी होगी एडिक्टिव्स की और साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की, जिसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूड करते हैं
साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो मेंटल डिसऑर्डर में भी हम डालते हैं, मतलब जिनको भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको भी हम देते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। और मेंटल डिसऑर्डर में कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स शामिल है। तो जब इंसान का ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट हो जाता है ऑल बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। जब साइको एक्टिव सब्सटेंसेस इंसान ले लेता है, लेने के बाद उसका इम्पेयरमेंट शुरू हो जाता है बॉडी का, तो ये डिसऑर्डर का रूप लेने लगता है, एडिक्टिव बिहेवियर का रूप लेने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाती है ब्रेन में कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। सेकंड कैटेगरी जो है वो है माल एडेप्टिव बिहेवियर। माल एडेप्टिव बिहेवियर कैसे आता है? जब इंसान रेगुलर और कंसिस्टेंटली उन सब्सटेंसेस को यूज कर रहा होता है, और ये सब्सटेंस जब इसमें ये भी शामिल है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर में ये टर्न हो जाता है और साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज भी होने लगता है। DSM-4 और ICD-10 ने कुछ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के बारे में बताया है और क्लासीफाई किया है। WHO ने भी दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, एक है सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर और दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज डिपेंडेंस का क्या मतलब है वो हम पहले देखें, अब्यूज हम ऑलरेडी ऊपर थोड़ा सा जान चुके हैं। सब्सटेंस डिपेंडेंस तब माना जाता है जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है उस ड्रग के लिए इंक्रीज हो जाती है, उसको और ज्यादा ड्रग चाहिए होता है। अगर वो ड्रग नहीं देंगे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, उसको इतना ज्यादा परेशानी होती है अगर उसको वो ड्रग नहीं मिलता। अगेन अगर ड्रग का यूज इंसान के अंदर बढ़ता जाता है, यानी उसकी फिजिकल डिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको अब पिछली बार जितना डोज लेता था उससे उसका काम नहीं चलेगा, अब उसको और ज्यादा लेना पड़ेगा, तो ये सब्सटेंस डिपेंडेंस का केस हो जाता है। ये वो बीमार होने लगते हैं, अगर उनको वो ड्रग नहीं देते तो उनको ऐसा लगता है वो बीमार सा फील करते हैं। इसमें अगेन कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि ड्रग का यूज जब इंक्रीज होता है तो उसकी जो टॉलरेंस है वो भी ड्रग की इंक्रीज होती जाती है बॉडी में, यानी कि अब उसको अगर मान लीजिए 5 मिलीग्राम में पहले उसको असर पड़ता था कुछ, अब उसको 5 मिलीग्राम में नहीं पड़ेगा, अब उसको और ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके उसको कुछ समझ आएगा, सेम इफेक्ट तभी आएगा जब वो थोड़ा और ज्यादा लेगा। अगेन ड्रग यूजर जो होगा वो खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं जब ये इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जब इन्होंने कंज्यूम कर लिया होता है ड्रग, तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। या कभी कभी एक्चुअल एक्ट जो होता है ड्रग टेकिंग का, उसको लेने के बाद ये बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर सेम नीडल यूज कर ली तो एड्स एंड हेपेटाइटिस जैसी चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाएंगी उनको, तो ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं अगेन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि इनका काम नहीं चलता उतने पैसे से, उनको और ड्रग चाहिए होता है, कहाँ से लाएंगे, तो ये चोरी करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, और कभी कभी इनके जॉब भी छूट जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये नशे में पड़े रहते हैं, टाइम पे पहुंचते ही नहीं है काम में। ड्रग एडिक्ट्स अगेन अगर ओवरडोज कर ले तो ये मर भी सकते हैं, इनकी डेथ भी हो सकती है। कभी कभी नहीं ड्रग मिलता तो ये सुसाइड भी कर लेते हैं, या कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं जहाँ से इनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ हम बात करेंगे डेवलपिंग एन एडिक्शन। एडिक्शन डेवलप कैसे होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि इनको एडिक्शन होने लगता है चीज़ों का। ड्रग्स जो है कौन कौन से के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं बता दूं। मरिजुआना के बारे में बात कर रहे हैं, हेरोइन, कोकेन, आईसीई, अल्कोहल, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। जब इनका एडिक्शन होता है, ये जो प्रोसेस होता है ड्रग एडिक्शन का, ये बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली हो गया, आज खाया और कल नशा हो गया, नहीं कल से एडिक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे ड्रग लेते रहते हैं और धीरे धीरे इनका हैबिट इनकी बढ़ती जाती है लेने की। तो शुरू में तो वो सिर्फ ये सोच के लेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के फॉर्म पे कि अरे चलो थोड़ा सा चिल मारने के लिए फ्रेंड्स के साथ ले लेते हैं, या डांस पार्टी को और ज़्यादा हैपनिंग बनाने के लिए ले लेते हैं, या
सेक्स एंजॉय करने के लिए ले लेंगे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे ड्रग्स इतना ज़्यादा लेने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और भी कई कई रीज़न हो सकते हैं ड्रग लेने के, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ले लेते हैं। जैसे वाइन लेना शुरू कर देते हैं, काम काम से घर पे आए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ले लिया और धीरे धीरे उनकी हैबिट पड़ गई। कई बच्चे कोक लेना शुरू कर देते हैं एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, जब जगे रहते हैं तो वो कोक ले लेते हैं। बट ये कब एडिक्शन में चेंज हो जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता। और ये हैबिचुअल बन जाता है और इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कितना सारा ले लिया, और फिर एडिक्शन में ये चेंज हो जाता है। ड्रग एडिक्ट्स की अगर बात करें तो ये बहुत सारा टाइम और पैसा यही सोचने में लगा देते हैं कि इनको ड्रग कहाँ से खरीदना है, उनको ड्रग्स कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से खरीदेंगे। और इनका पूरी जिंदगी का एक ही मकसद बन जाता है कि ड्रग्स को खरीदना है और कंज्यूम करना है। सो इसी चक्कर में ये सारी इनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, दोस्ती, फैमिली, सब कुछ साइड हो जाता है, परे हो जाता है। इनके जॉब चले जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हॉलमार्क्स ऑफ एडिक्शन। कैसे पता लगेगा हमें कि किसी को एडिक्शन है। जब भी कोई इंसान एडिक्शन का शिकार होता है तो उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स इस बात को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। वो ये चीज को एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि ये ड्रग लेने की वजह से इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरीडे लाइफ खराब होती जा रही है। वो इंसान ज्यादा उसको एंजाइटी या डिप्रेशन फील होने लगेगा, वो ज्यादा वायलेंस शो करने लगेगा, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा खुद के अंदर, वो उसका सेंस ऑफ जजमेंट जाने लगेगा, उसके सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स खराब होने लगेंगे। तो अगर ये सारी चीजें उसके लाइफ में हो रही हैं तो जरूर उसको एडिक्शन हो गया है। हाउ एंजाइटी कैन लीड टू एडिक्शन, ये भी हम समझेंगे। एंजाइटी से एडिक्शन कैसे हो जाता है। लोग जनरली जब अल्कोहल या इलीगल ड्रग्स लेते हैं तो ये एंजाइटी के सिम्टम को ही डील करने के लिए लेते हैं। तो ये जो एंजाइटी है बेसिकली काउंसलर को डील करना चाहिए या डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेते और कोई भी ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। अब इन ड्रग्स और अल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है, ये आराम से टेम्परेरी रिलीफ तो दे देते हैं, वो सैडनेस की जो फीलिंग होती है, गिल्ट की या वर्थलेसनेस की जो फीलिंग होती है, उसे थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर से वो फीलिंग्स लौट के आ जाती है, वापस आ जाती है बुरी वाली फीलिंग। और ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहता है इस एडिक्शन का। वो धीरे धीरे वो एडिक्ट ही हो जाता है क्योंकि वो बार बार कंज्यूम करता है। अच्छा, ये एक और चीज जो देखी गई है, स्टडीज में सामने आई है, वो ये कि एंजाइटी की वजह से एडिक्शन हो गया है। जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो हमेशा सोशल कॉन्टेक्ट से दूर हो जाते हैं। जिनको डिप्रेशन होता है वो लोगों से कॉन्टेक्ट करना पसंद नहीं करते, उनको अपना जॉब भी होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, काम भी ढंग से नहीं उनका मन लगता, और ये खुद ही में ही अपना टाइम अकेले में ही बिताना चाहते हैं। और जब इनका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, इनका नेटवर्क खत्म हो जाता है क्योंकि किसी से कांटेक्ट में नहीं रहते, ये अल्कोहल और ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं अपने आप को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और ये इनको इजी भी लगता है, या फिर ये उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो ऑलरेडी ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज करते हैं। तो और उनके साथ क्यों ये ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई जज नहीं करेगा, उनसे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, क्योंकि सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस लोअर होने की वजह से ये ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं। सो इन्होंने ये बताया है कि जब भी जो लोग वनरेबल होते हैं एंजाइटी से, वो अल्कोहल और ड्रग के शिकार हो जाते हैं। वैसे तो जिनको एंजाइटी नहीं है उनमें भी ड्रग और अल्कोहल यूज देखा गया है कि वो भी लॉन्ग टर्म अगर वो करते भी हैं तो वो इसके लॉन्ग टर्म शिकार नहीं होते। मतलब जिनको एंजाइटी नहीं है वो ड्रग और अल्कोहल यूज करेंगे लेकिन इतना रेगुलरली यूज नहीं करेंगे कि उन पे बहुत लंबा असर पड़े। लेकिन जिनको एंजाइटी है या डिप्रेस्ड पर्सन है उनमें देखा गया है कि इनको एडिक्शन ज्यादा हो जाता है। सो वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन के। सो ये रिलेशन है एंजाइटी और एडिक्शन का। फ्रेंड्स, ये तो था आज का टॉपिक जहां हमने एंजाइटी समझा।
हमने एडिक्शन समझा, दोनों कैसे रिलेटेड हैं ये भी हमने समझा, क्या हॉलमार्क्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिससे ऐसा होता है, वो हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सो दैट सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, सब अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करें। और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और आपका अप्रिसिएशन मैटर करता है मेरे मोटिवेशन के लिए, बहुत ज़रूरी है। सो इसी इंटेंशन के साथ कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।